नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। दुनिया तेजी से बदल रही है और तेजी से बदल रही है विश्व की अर्थव्यवस्था। बदलते परिवेश के इस उथल पुथल भरे दौर में करवट लेती वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कदम ताल करना, इसमें सामंजस्य बिठाना और इसके साथ सतत विकास को बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे माहौल में विकसित और विकासशील देशों का आपसी संवाद और बेहतर तालमेल बेहद अहम हो जाता है और यही वजह है कि G20 जैसे एक वैश्विक आर्थिक मंच का वजूद सामने आया। सितंबर 1999 में अपने अस्तित्व में आने के बाद से G20 विश्व का सबसे शक्तिशाली आर्थिक मंच बन गया है। एक ऐसा मंच जो विविधता और संपूर्णता में विश्वास रखता है। एक ऐसा मंच जिसमें दुनिया के विकसित और विकासशील देश एक साथ एक मंच पर आर्थिक पहलुओं पर मंत्रणा करते हैं। भारत के लिए इसका महत्व कहीं ज्यादा है। दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत की भागीदारी अहम है। इस बार G20 का 13वां शिखर सम्मेलन अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हो रहा है। सम्मेलन की थीम इस बार न्यायपूर्ण और सतत विकास के लिए आम सहमति है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। भारत इस सम्मेलन में तेल की कीमतों में अस्थिरता के खतरों और आतंकी फंडिंग को रोकने जैसे अहम मुद्दों को दुनिया के सामने रखने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी पुटिंग पीपल्स फर्स्ट की थीम को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और इन 4 सालों में अपनी सरकार द्वारा जारी जनधन, GST, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की सफलता विश्व के सामने रखेंगे। तो विशेष में आज हम बात करेंगे 13वें G20 में शामिल मुख्य मुद्दों की। साथ ही जानेंगे G20 का इतिहास और इसका महत्व। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हो रही G20 देशों का सम्मेलन अभी चल रहा है। ये G20 का 13वां शिखर सम्मेलन है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। न्यायपूर्ण और सतत विकास के लिए आम सहमति की थीम पर यह सम्मेलन हो रहा है। पूरी दुनिया में इन दिनों व्यापार, प्रवासन और जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर खास चर्चा है। इस लिहाज से इस बार का G20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में काफी खास है, क्योंकि 2008 में हुई पहली शिखर सम्मेलन के बाद इस बार दुनिया के G20 के लीडर्स दुनिया भर में बढ़ रही आर्थिक संकट से निपटने के उपाय पर भी चर्चा करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार के G20 सम्मेलन के मुख्य मुद्दे क्या हैं। G20 का 13वां शिखर सम्मेलन कई मायने में काफी खास है। इस सम्मेलन के दौरान इस समूह के नेता 10 साल पहले अस्तित्व में आए G20 के कार्य की समीक्षा के साथ ही आने वाले दशक की नई चुनौतियों से निपटने के तरीके और उसके समाधान पर भी चर्चा कर रहे हैं। इस बार के G20 शिखर सम्मेलन की थीम बिल्डिंग कंसेंसस फॉर फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इस दौरान G20 देशों के जुटे नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था, श्रम बाजारों के भविष्य और लिंग समानता के मुद्दे पर भी चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा इस बार के एजेंडे में मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार संगठन में सुधार, वित्तीय विनियमन, कराधान और व्यापार के मुद्दे भी शामिल हैं। इसके साथ ही इस सम्मेलन का मुख्य फोकस काम का भविष्य, विकास के लिए आधारभूत संरचना और खाद्य सुरक्षा पर है। कई सारे मुद्दे हैं। वाणिज्य, जो पूरा दारोमदार था वो वाणिज्य के था कि वाणिज्य व्यवस्था कैसे एक बनी विश्व में ताकि एक स्थिरता आए। क्योंकि जैसे मैंने कहा 2008 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोगों को ये चिंता थी कि आर्थिक स्थिति ऐसी खराब न हो जाए कि पूरे देश इसमें एक तरह से घेराव में आ जाए, क्योंकि अमेरिकी डॉलर उस वक्त काफ़ी परेशानी में था, उनके बैंक्स काफ़ी परेशानी में थे। तो सारी चीज़ों से निकल के बाहर आए धीमे धीमे करके। वैश्वीकरण का ज़माना था। अब दूसरी तरफ वैश्वीकरण से हट के फिर लोग, जो पिछले कुछ सालों से देखा जाए, खासकर अमेरिका ने जो रवैया अपनाया है तो उसको लेके तो ये है ही। क्योंकि इससे पहले देखें तो एपेक समिट जो हुआ था, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट, वो एक तरह से फेल हो गया था क्योंकि वो किसी दस्तावेज पे और सारे नेता के बीच में कोई रजामंदी नहीं हुई थी। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा। बाकी मुद्दे तो जुड़ते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हर एक को इसमें इफेक्ट करता है। एनवायरनमेंट उसके साथ जुड़ जाता है, पर्यावरण। तो ये सब हैं जो इसके साथ हैं।
विश्व के प्रमुख व्यापार भागीदारों, विशेष रूप से चीन से आयात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया टैरिफ का मुद्दा भी चर्चा का विषय बन सकता है। इस सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों शामिल हैं। अमेरिका ने हाल ही में चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर का टैरिफ लगाया था, जिसका चीन ने कड़ा विरोध किया था। चीन को उम्मीद है कि वो अमेरिका को टैरिफ कम करने के लिए मना लेगा। अमेरिका ने घोषणा की है कि वो चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर देगा, जबकि चीन चाहता है कि टैरिफ की ये दर अधिकतम 10% तक रहे। है कि इस वक्त जो बदलती परिस्थिति है विश्व की, खासकर जो वाणिज्य को लेकर चीन और अमेरिका के बीच में पूरा विवाद छिड़ा हुआ है, उसको लेकर सारी दुनिया की नज़र है कि क्या ये आर्थिक इससे स्थिति कैसी ख़राब हो सकती है। आपको याद हो 2008 में जब G20 का जो सोचा गया था, पूरा परिकल्पना की गई थी, उस वक्त विश्व एक आर्थिक स्थिति से गुजर रही थी, क्योंकि पूरा अमेरिका में मेल्ट डाउन हो गया था आर्थिक, और उसको कैसे उसको चाक चौबंद करके उस व्यवस्था को कैसे ठीक रखें, G20 के सारे नेतागण इकट्ठे होके उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। और 2009 में जो उन्होंने एक दस्तावेज अपनाया, फ्रेमवर्क जिसे कहा जाता है, उसमें ये था कि सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट फॉर, ताकि हर एक का जो विकास हो सबके हो, खासकर जो वो राज्य राष्ट्र जो पीछे हैं रह गए हैं, जिनको आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब है, तो एक तरह से पूरे विश्व में जो भी विकास हो, एक सम्मिलित विकास हो और एक बैलेंस दिखे उसमें। तो तैयारी उस तरह से थी। आज की तारीख में देखें उसको, जो चीन और अमेरिका के बीच में जो विवाद चला है, और एक तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो अभी भी टैरिफ्स लगाएंगे, तो वो उस संदर्भ में लोग देख रहे हैं कि क्या इसका हो सकता है, कोई रास्ता क्या निकलेगा। इस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच एक संशोधित उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकता है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको कनाडा समझौता का नाम दिया गया है। इसके साथ ही अमेरिका और रूस के बीच इंटरमीडिएट रेंज परमाणु फोर्सेस संधि पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। सम्मेलन के दौरान इसके सदस्य देशों को जलवायु परिवर्तन और असमानता से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए साहसिक कदम उठाने का संदेश दिया है। अगर भारत की बात करें तो भारत शुरू से ही G20 के सभी सम्मेलनों में प्रमुखता से शामिल रहा है। इस बार के शिखर सम्मेलन में भारत के प्रमुख मुद्दों में तेल की कीमतों में अस्थिरता, आतंकी फंडिंग को रोकने और धन शोधन का मुद्दा शामिल है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन में सुधार का मुद्दा भी भारत के एजेंडे में शामिल है। भारत चाहता है कि G20 केवल व्यापार का मुद्दा नहीं रहे, चाहे ये दो देशों के बीच हो या अन्य देशों के बीच। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 4 साल के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई जनधन योजना, GST, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की सफलता को भी दुनिया के सामने रखेंगे। लेकिन सबके बीच में जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात, वो ये है कि पीपल फर्स्ट, लोग पहले। जो नीतियाँ बनाए विश्व के नेता, विश्व के लोग, वो लोगों को पहले उनके जो हित में हो उस तरह की नेता की पॉलिसी बनाए, उस पर वो बातचीत करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री को देखते हुए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है बहुत तेज़ी से उभर कर आई है। बहुत उन्होंने जो काम किया है पूरे देश में, उसके बारे में बहुत चर्चा हुई है। बहुत सारे जो नई पहल किए हैं, नई इनिशिएटिव्स लिए उससे, तो उनको निमंत्रण दिया गया है जिसका टाइटल है पुटिंग पीपल फर्स्ट। मतलब जो भी लोग हैं, आम जनता है, उनके लिए क्या सरकारें काम कर सकती है जिससे कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। तो वो है पहला सेशन, और उसमें उनको लीड स्पीकर बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री यकीनन उसमें बात करेंगे जो उनकी सरकार ने यहाँ पर कौन कौन सी नीतियाँ बनाई हैं, जैसे आयुष्मान है, जैसे जनधन योजना है, जैसे स्वच्छ भारत है, जैसे डिजिटल इंडिया है, इन सब के बारे। विश्व बैंक द्वारा पिछले महीने जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सूची में भारत के 23 अंकों की छलांग के साथ 77वें पायदान पर आने से दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। पिछले साल भी G20 देशों ने भारत के सतत और समावेशी विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी भारत के योगदान को अहम बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने ब्यूनस आयर्स गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, टिकाऊ विकास, जलवायु परिवर्तन और भगोड़ा आर्थिक अपराधियों पर कार्रवाई कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे पूरी दुनिया का हित जुड़ा हुआ है। भारत का मानना है कि इन मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ना चाहिए। G20 यूरोपीय संघ और दुनिया की 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसके सदस्य दुनिया के सबसे ताकतवर और समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। इस बार G20 का 13वां शिखर सम्मेलन अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित हो रहा है। इस बार सम्मेलन का विषय है न्यायपूर्ण और सतत विकास के लिए आम सहमति। 2 दिन के इस सम्मेलन की शुरुआत 30 नवंबर को हुई। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ ही मेजबान देश अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मैरिसियो मैक्री हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल हो रहे हैं। इस समूह के इतिहास में पहली बार इसका शिखर सम्मेलन दक्षिण अमेरिका के किसी देश में हो रहा है। सम्मेलन में G20 के मेहमान जैसे चिली और नीदरलैंड्स के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड और विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्यूनस आयर्स में ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ अनौपचारिक बैठक में शामिल हुए। इसमें उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश नए औद्योगिक क्रांति में सहयोग करने के लिए उत्सुक हैं। ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। हमें संयुक्त राष्ट्र और इसकी सुरक्षा परिषद सहित मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में विकासशील देशों को और अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने पर एक सुर में बात करनी चाहिए। यह वही मकसद है जिसके लिए हम ब्रिक्स में एक साथ आए हैं। हमें नियम आधारित विश्व व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए UN, WTO, UNFCCC, वर्ल्ड बैंक इत्यादि जैसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम करना होगा, जिससे इनकी प्रासंगिकता बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में भारत का पक्ष पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। 2 दिन तक दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं के बीच वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिसके बाद निष्पक्ष और टिकाऊ विकास पर केंद्रित अंतिम दस्तावेज पर सबके बीच सहमति बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। एजेंडे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ त्रिपक्षीय वार्ता भी शामिल है। इसके अलावा रूस, भारत और चीन के बीच त्रिपक्षीय बैठक एजेंडे में है। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के साथ द्विपक्षीय बैठक भी एजेंडे का हिस्सा है। द्विपक्षीय बैठकों के तहत प्रधानमंत्री ने ब्यूनस आयर्स में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात कर दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, पेट्रोलियम, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक और रक्षा क्षेत्रों में सऊदी अरब का निवेश बढ़ाने पर विशेष बातचीत की। इस बात पर चर्चा हुई कि सऊदी अरब अगले 2-3 साल में निवेश को कैसे बढ़ा सकता है। प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर ऊर्जा की स्थिर कीमतों पर जोर दिया। The two leaders have agreed that we will now set up a mechanism at leadership level which will go into the possibilities of concrete action in terms of investment, in terms of technology, in terms of manufacturing across various sectors, from energy to food security to infrastructure and to defense. And this mechanism will be worked out shortly, and we will expect that in the next 2 to 3 years there will be a significant scaling up in investment in Saudi investment in India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी भेंट की। दोनों नेताओं ने
पोलैंड में आगामी बैठक के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में भारत की भूमिका पर चर्चा की। पोलैंड के केटोवाइस में 2 से 14 दिसंबर के बीच जलवायु परिवर्तन पर COP24 की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 2 महीने में एंटोनियो गुटेरेस से ये दूसरी मुलाकात थी। The Secretary General specifically acknowledged that India plays a very major role in climate change negotiations. India will play a uniting role. It will play the role of a good Samaritan. It will bring together the various groups of developed countries and developing countries, those which have money and those which need money, those which have technology and those which could use technology, to come up with certain solutions which would eventually feed into the climate change summit that the UN Secretary General is planning in 2019. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्यूनस आयर्स में शांति के लिए योग कार्यक्रम में भी शामिल हुए। अर्जेंटीना के सैकड़ों युवाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग दुनिया को स्वास्थ्य और शांति के लिए भारत का एक तोहफा है। उन्होंने कहा कि योग हमें बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद करता है और हमारे दिमाग और शरीर को शांत रखने की ताकत देता है। योग की मदद से भारत और अर्जेंटीना आध्यात्मिक रूप से भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। योग का अर्थ ही है जोड़ना। यह हमें वेलनेस से जोड़ता है, हैप्पीनेस से जोड़ता है और आज भारत और अर्जेंटीना के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी को योग बांट रहा है और हमारे दोनों देशों को, हमारे लोगों को जोड़ रहा है। भारत और अर्जेंटीना का सहयोग जल, थल और नभ हर जगह एक नए साझा और सुनहरे भविष्य की सृष्टि कर सकता है। G20 की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पूरी दुनिया के हित में है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, टिकाऊ विकास, जलवायु परिवर्तन और भगोड़ा आर्थिक अपराधों जैसे मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़े। समिट में जिन मुद्दों पर बात होगी, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, आर्थिक भगोड़े अपराधी, उनसे सिर्फ भारत या अर्जेंटीना का ही नहीं, सारे विश्व का हित जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्यूनस आयर्स में भारतीय समुदाय को अर्जेंटीना के अपने दोस्तों के साथ अगले साल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में आने का निमंत्रण दिया है। लीना शर्मा और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया के दिन ब दिन बदलते आर्थिक माहौल में विकसित और विकासशील देशों का आपसी संवाद और तालमेल बेहद अहम है। इससे तमाम देश आपसी सहयोग और समझदारी से न सिर्फ वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, बल्कि खुद को भी आर्थिक तौर पर मजबूत बना सकते हैं। आइए देखते हैं G20 की सोच और उसका सफर। दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली और विकासशील देशों के संगठन का नाम है G20। इसमें अमेरिका और जर्मनी जैसे औद्योगिक देशों के साथ साथ ब्राजील और चीन जैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। दरअसल G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर वैश्विक सहयोग के लिए 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ की सरकारों के प्रमुखों का एक मंच है। G20 देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 90%, वैश्विक व्यापार का 80% और दुनिया की कुल आबादी के 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1997 के पहले के एशियाई संकट के बाद दुनिया के कई देशों ने इसकी जरूरत महसूस की। 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों और केंद्र बैंक के गवर्नरों ने सितंबर 1999 में G20 का गठन किया। इसमें विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मिला जुला प्रतिनिधित्व है। दुनिया के ये देश किसी भी आर्थिक संकट से निपटने
और दुनिया की वित्तीय सेहत सुधारने पर चर्चा करने के लिए इस मंच को साझा करते हैं। G20 की पहली बैठक दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई। देखिए, इतिहास की शुरुआत है 1999 में। तब वहाँ पर जो भी 20 देशों के वित्त मंत्री और वहाँ पर सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स वो हर साल मिलते थे और बातचीत करते थे जो कैसे पूरी दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जाए। परंतु उसके बाद जब 2008 में 2007 और 8 में इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो तब ये कहा गया जो इसको केवल वित्तीय मंत्री नहीं, इसमें हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया जाए। तो मतलब वहाँ पर राष्ट्रपति भी आते हैं और प्रधानमंत्री भी आते हैं इन 20 देश के। ये जो पूरी दुनिया के 20 सबसे बड़े देश हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था सबसे बड़ी है, ये कैसे मिलजुल कर काम कर सकते हैं जिससे कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसमें कैसे कायम हो सके। और वो इसलिए वो उसके बारे में 2008 से बातचीत हो रही है। इसके बाद वैश्विक वित्तीय संकट का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति और राजनीतिक इच्छा शक्ति के मद्देनजर G20 की पहली शिखर वार्ता 2008 में आयोजित की गई। इस शिखर वार्ता में नेताओं ने विश्वास जताया कि बाजार मुक्त व्यापार और निवेश प्रणालियों के साथ ही विनियमित वित्तीय बाजार गतिशीलता, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं। इसके जरिए आर्थिक विकास, रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ गरीबी को हटाने में काफी मदद मिलेगी। शुरुआत 2008 में ये हुई थी जो कैसे हम स्टेबिलिटी लाएं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएं। परंतु पिछले 10 सालों में हमने देखा है जो इसका दायरा है बहुत बढ़ गया है। अब टैक्सेशन भी है इसमें, अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हैं, क्लाइमेट चेंज भी है, ट्रेड भी है, डेवलपमेंट भी है। तो ये सब मुद्दे इसमें अब आकर जुड़ गए हैं, सबके ऊपर बातचीत होगी। G20 में अफ्रीका महाद्वीप से दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, तो उत्तरी अमेरिका की ओर से कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की ओर से अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। पूर्व एशिया से 3 देश यानी चीन, जापान और दक्षिण कोरिया हैं। दक्षिण एशिया से भारत इसका प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण पूर्व एशिया से इंडोनेशिया और मध्य पूर्व एशिया से सऊदी अरब मौजूद हैं। यूरेशिया से रूस और टर्की के अलावा यूरोप से यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन इसके सदस्य हैं। ओशियानिया से ऑस्ट्रेलिया शामिल होता है। G20 के नेता साल में एक बार, जबकि समूह के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स साल में कई बार बैठकें करते हैं। G20 कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन से सलाह भी लेता है। इन संगठनों के प्रतिनिधि G20 की अहम बैठकों में आमंत्रित किए जाते हैं। 2008 में शुरू हुआ था, आर्थिक स्थिति संकट में हुई और 2009 पिट्सबर्ग में जब सम्मेलन हुआ था फिर से, तो उसमें एक डिक्लेरेशन या फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पाया गया था। तब से लेकर हर साल तकरीबन कहीं ना कहीं मुलाकात, मतलब G20 की शिखर वार्ताएं हो रही हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया में हुई, तो कभी साउथ कोरिया में, कभी लंदन में, तो कभी जर्मनी में, तो अगला होगा सऊदी अरेबिया में होना है। तो इस तरह से हालांकि तो साउथ अमेरिका में ये पहली बार ही हो रहा है। इससे पहले मेक्सिको में एक समिट, तो अलग अलग जगह होता है। G20 का गठन सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय नीति सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार, वैश्विक वित्तीय संकट को टालने के उपाय, सदस्य देशों के आर्थिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया। इसके अलावा ये देश वैश्विक कर नेटवर्क में सरलता और आतंकवाद के वित्त पोषण से मुकाबला करने पर भी सहमत हैं। आकाश पोपली और लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। आप हमारा ये प्रोग्राम YouTube और Twitter पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।